बेजोड़ सांस्कृतिक विरासत, अपूर्व प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ जलवायु के साथ हिमालय की तलहटी में बसा टिहरी गढ़वाल जिले की इडवालसियों पट्टी का श्रीकोट गांव अपनी लोक संस्कृति की विशिष्टता के लिए जाना जाता है। शांत वातावरण और हरियाली से लकदक इस क्षेत्र में स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर आस्था के केंद्र हैं, तो आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन ही है। अगर कुछ लोगों ने रोजी रोटी के लिए शहरों का रुख किया भी है, तो सुख दुख, तीज त्योहार अथवा पारंपरिक लोक पर्वों पर वे गांव जरूर लौटते हैं। कुछ सदियों पूर्व पौड़ी गढ़वाल की इडवालसियों पट्टी से लोग यहां आकर बसे, तो यहां की 16 गांवों की इडवालसियों पट्टी बस गई और इनके केंद्र में है श्रीकोट गांव। गांव दर्शन की इस श्रृंखला में आज आपको प्रकृति के इसी सुरम्य वातावरण की सैर के लिए ले चलते हैं श्रीकोट गांव। कोट, श्रीकोट, पन्यासेरी आदि गांव का केंद्रीय स्थल होने से यह इस क्षेत्र की पारंपरिक लोक संस्कृति का केंद्रीय स्थल तो है ही, पर्यटकों और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के पसंदीदा गंतव्य नाग टिब्बा का आधार शिविर भी है। लघु हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर और साथ में मखमली बुग्याल तथा नाग देवता को समर्पित मंदिर के कारण नाग टिब्बा का मार्ग बेहद सुरम्य है। घने बांज और देवदार वृक्षों के बीच से होकर गुजरना यहाँ का विशेष आकर्षण माना जाता है। इसी ट्रैक का आधार शिविर श्रीकोट गांव है। नमस्कार, गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम पहुंच गई है टिहरी जनपद के थत्यूड़ ब्लॉक के अंतर्गत सिरकोट गांव। सिरकोट गांव अपने आप में विशेष है। यहाँ के लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में इनकी अलग पहचान है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिरकोट गांव की विशेषता। सड़क मार्ग से जुड़े श्रीकोट गांव में पारंपरिक घरों का स्थान तेजी से सीमेंट कंक्रीट के भवन लेते दिख रहे हैं। अतीत के पारंपरिक वास्तुशिल्प और विरासत का बोध कराने के लिए गांव में यत्र तत्र कुछ स्लेट पत्थर से ढके पुराने भवन अविचल खड़े जरूर हैं, लेकिन आधुनिक भवन निर्माण शैली के सामने वे कब तक अपने अस्तित्व का बोध कराते रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कृषि और पशुपालन श्रीकोट के ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य आधार है। नए दौर में पॉली हाउस का चलन यहाँ भी बढ़ा है, किंतु मुख्य रूप से आलू, मटर, टमाटर, बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च यहाँ की मुख्य कृषि उपज है। धान, गेहूं, मंडुआ का क्षेत्र लगातार घट रहा है। किसानों का रुझान नकदी फसलों की ओर बढ़ा है, तो उनकी आजीविका भी समृद्ध हुई है। पारंपरिक फसलों को न उगा करके नकदी फसल की तो और जो है अग्रसर हैं। और अभी हम टमाटर, बीन्स, शिमला मिर्च, मटर, आलू, अदरक आदि जो है उगा करके जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इससे हमारी रोजी रोटी चल रही है। अभी फ़िलहाल अपना पारिवारिक वो जो है इसी से चल रहा है पूरा। जी कमाते तो खैर कुछ नहीं, अपना रोजी रोटी चल जाती है मिनिमम 1-1.5-2 लाख तक। अभी हमने शुरुआती की है, अभी 2-3-4 साल हुए अभी ना, उतना वो हमको एक्सपीरियंस है नहीं अभी, किस समय कौन सी दवाई पड़ती है, किस समय क्या उर्वरक कौन सा पड़ता है। अभी तो हम अंदाजे से ही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ अगर विभाग की सहायता से कुछ अगर हो पाए तो हम चाहते हैं कि जो है हमें भी कुछ सीखने के मिले, किसी को सिखाने के लिए भी कुछ मिले। चकबंदी करके अब छोटे छोटे खेत थे, हम जो मेरा छोटा सा चाय का वो था इधर स्टॉल, तो फिर जो हमने सोचा कि यहीं पे घर बना करके जो है यहीं पे थोड़ा सा जो है एक जगह पे थोड़ा देखभाल भी हो जाती है। यहीं हमने टैंक बना करके सिंचाई का वो भी कर रखा है। इधर सामने जो गदेरा है, गदरे से पाइपलाइन ला करके थोड़ा सिंचाई का साधन भी है और एक जगह देखभाल भी हो जाती है, अपनी घेर बाड़ भी हो जाती है, देखभाल हो जाती है।
यहाँ खेतीबाड़ी में महिला पुरुष समान रूप से काम करते हैं। कोई लैंगिक भेद नहीं है। गृहस्थ के दोनों पहियों के सामंजस्य का यह अनुपम उदाहरण कहा जा सकता है। हमारे यहाँ जो खेतीबाड़ी होती है, महिला और पुरुष दोनों एक जैसे मेहनत से काम करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में पर्यटन का सबसे अच्छा क्षेत्र है, जहाँ पर हरियाली है और खेतीबाड़ी। यहाँ पर टमाटर हो गया, आलू हो गया और धान हो गया और राजमा, शिमला मिर्च, हम सब चीज़ का उत्पादन करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, एक जैसे किसान होता है वैसे काम करते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में ये हमारा क्षेत्र बहुत आगे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर स्कोप नहीं है कि मतलब हम यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे होम स्टे हो गया और होटल हो गए, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि आगे संभावना बन रही है कि अगर इसी ढंग से हमारे क्षेत्र का आगे प्रचार होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संभावना बनती है। अपार पर्यटन संभावनाओं को समेटे नाग टिब्बा इस गांव से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। नाग देवता को समर्पित मंदिर और आकर्षक भू संरचना वाला ट्रैक यहाँ के पर्यटन विकास का प्रमुख गंतव्य बन सकता है। मेरा गांव जो है ये पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारा यहीं सामने नागटिबा है। नागटिबा भी हमारा धार्मिक स्थल भी है और पर्यटन स्थल भी बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो जैसे मैं यहाँ हो तो रहा है सर धीरे धीरे, पर यह है कि यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि यहाँ से होम स्टे है, कमी है, उतने सारे नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के लिए कुछ करे। और जैसे हमारे युवा है, बहुत से युवा बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, तो हम यहाँ अपना काम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे पर्यटन है, ट्रैकिंग का करवा सकते हैं, ऊपर पत्थर खोले हमारा नागटिबा है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पहले हमें सड़क नहीं थी, बहुत असुविधाएं थी, आने जाने में काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अब हमें रोड जो है घर आ गई है, सड़क आ गई है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है और काफ़ी सुविधाएं हो गई है लोगों को आने जाने की। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में हमारा नागटिब्बा बहुत रमणीक स्थल है, बहुत नज़दीक है, यहाँ से आने जाने की सुविधा है। और होम स्टे अगर हमें सरकार यहाँ मदद करती है, होम स्टे बनाने में लोगों की मदद करती है, तो यहाँ जो पर्यटक आएंगे उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं हम कर सकें। हमारे पास और ऑर्गेनाइज जो हमारे घरेलू जो उत्पाद हैं उसको हम पर्यटकों को खिला सकें। जैसे कोदा है, झंगोरा है, मक्के की रोटी है, ये सब कुछ हमारा अपना घर का उत्पाद होता है यहाँ। और ज़्यादातर फोकस हम यही रखेंगे कि पर्यटन पे हमें नागटिब्बा के लिए हमें अगर सरकार मदद कर पाए, यहाँ से बहुत नज़दीक है, और हमें होम स्टे वगैरह जितनी भी मदद हो सकती है पर्यटक के नाम पे, जो भी मदद कर सके सरकार, हमें होनी चाहिए। श्रीकोट गांव के विजयपाल सिंह बिष्ट का परिवार क्षेत्र के सम्मानित परिवारों में गिना जाता है। वे सामाजिक क्षेत्र में सम्मानित लोगों में हैं। उनके पिता 1975 में पूरी पट्टी के निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। मेरे पिताजी का नाम था, अभी भी नाम है। तो वो सन 1975 में सरपंच बने थे, पूरे पट्टी के निर्विरोध बने थे। और वो न्याय के साथ साथ यहाँ पर जो फाइनेंसिंग व्यवस्थाएं कम थी, आज तो बैंक हैं और सारे उपकरण हैं, लेकिन उस समय जो व्यवस्थाएं नहीं थी पैसों की, तो वो लोगों की मदद भी करते थे। और न्याय की ऐसी व्यवस्था थी जो गांव में पहले, आज तो पुलिस है, उस समय न्याय सरपंच लोग ही करते थे। पूरी पट्टी से एक सरपंच हुआ करते थे और प्रत्येक गांव से सियाणा हुआ करते थे। सब इनकी सहमति से और अपनी ग्राम पंचायत में न्याय की व्यवस्थाएं होती थी और उनका अच्छा नाम था। और हमारे परिवार से फिर मेरे भाई को प्रधान बनाया गया, उन्होंने भी अच्छा कार्यकाल चलाया। फिर मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों में चला और मेरे को भी कोऑपरेटिव सरपंच बनाया गया। मैंने भी 3 साल बखूबी निभाए। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो हम उनकी सब मदद करते हैं।
इडवाल-स्यूं पट्टी के 16 गांवों के मध्य श्रीकोट में नाग देवता का मंदिर है। स्थानीय लोक संस्कृति में नागराज के प्रति लोगों की अगाध आस्था है। तो भगवान नागराज यहाँ पट्टी इडवाल-स्यूं का आराध्य देव है और भगवान नागराज की महिमा अनंत है। भगवान नागराज की कृपा यहाँ सभी पर बरसती है और भगवान नागराज की जो कृपा है वो सभी लोगों पर हमेशा बनी रहती है और भगवान नागराज सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। और विशेषकर यहाँ ये पूरे 16 गांव के मध्य एक कोट गांव है जहां भगवान नागराज का स्थान है और यहीं पर एक कोट सिरकोट में भगवान नागराज के ठाणी लोग रहते हैं जिन पर भगवान की अति कृपा है और यहां पर भगवान नागराज की पूजा होती है। और पूजा में विशेषकर जो है यहाँ पर गाय का दूध, गाय का मक्खन और केदार पाती उसी का ही धूप दिया जाता है और कहीं बाजारी केमिकल वगैरह का कोई भी धूप यहाँ पर सब वर्जित है। नाग देवता मंदिर में मौजूद ढोल वादक ने भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए ढोल की थाप से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा श्रीकोट गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इस केंद्र की गतिविधियों के बारे में आइए बात करते हैं। ग्राम सभा में 2 आंगनबाड़ी है, एक श्रीकोट में एक कोट में और मेरे पास 3 से 6 वर्ष के स्कूल बच्चे 9 बच्चे हैं। इसमें टेक होम और कोट फूड के बच्चे अलग अलग आते हैं। धात्री है, गर्भवती है, इसमें दात्रियों को भी टेक होम दिया जाता है और बच्चों को भी कोट फूड बनाया जाता है स्कूल में। और इसमें ब्यूलू का काम भी आजकल वो का काम चल रहा है। और हमारी ग्राम सभा में 360 जनसंख्या है। कोट पनियार ग्राम सभा कोट के अंदर आती है। आजकल वो ब्यूलू का काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा का काम कर रहे हैं। बदलते दौर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जीवन काफी सुगम हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान होने से जीवन सुखमय हुआ है। उन्हीं महिलाओं के मुख से इस बदलाव की बात को समझते हैं जो इसे शिद्दत से महसूस कर रही हैं। हम सुबह उठते हैं, पहले तो छानी जाते हैं, फिर भैंस होती है हमारी, गाय बैल, उनको घास दे के आते हैं। फिर उसके बाद घर आते हैं, चाय पानी, फिर खाना बनाते हैं। उसके बाद खेत जाते हैं। दिन में 12 बजे हम घर आते हैं, थोड़ी देर 2-3 बजे तक आराम करते हैं। उसके बाद फिर खेत जाते हैं हम। शाम को 7-8 बजे आते हैं हम आजकल घर। उसके बाद फिर छानी, उसके बाद खाना पकाना अपना, यही रूट है घर वालों का सबका। हमारी है टमाटर, गेहूं, राजमा, थोड़ी थोड़ी है सबकी अब, और सोयाबीन, सब्जी भी थोड़ा थोड़ा अपने लिए कर लेते हैं। शिमला मिर्च, गोभी, जैसे शिमला मिर्च, गोभी, बीन्स थोड़ी थोड़ी करते हैं अपने लायक, ज़्यादा भी नहीं है। बहुत अंतर है आपको जमाना। आपको बुआरी कौन काम करने लगे, आपकी बुआरी घूमना फिरने लगी, नौकरी करने लगी हैं। वो हैं सीखी पढ़ी, हम पहली कान पढ़वा, हम उन्होंने काम करी और कुछ नहीं करी। आड़ बच्चा पास सिखाई पढ़ाई बच्चा करी, बहुत कुछ करी, मकान लगाई, खेत कमाई, बच्चा पढ़ाई लिखाई। आज का जमानो न जान कि उन करी किच्छो, इन जान किच्छो नहीं करी उन। आपका सुविधा होगी, हाँ बहुत ज़्यादा सुविधा हुई। सब चीज़, पानी, बाथरूम, लेटरिन, सब चीज़ की सुविधा हुई यहाँ पर। पहले जमान पानी नहीं तो कहीं पीना नहीं तो गदन पर्दू ले आनो, कहीं पर्दू ले आनो। इस यात्रा के दौरान भेंट होती है राजमा तोड़ती महिला से। आइए सुनते हैं उनकी बात।
अभी हमारे साथ गांव में एक महिला हमें मिल गए और वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने सोचा कि उनसे बात कर लेते हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या काम कर रही है। राजमा लगे यहाँ तोड़ना। अच्छा 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 मन जान बोलना ना कति दूरन ले राजमा हैं कति दूरन ले राजमा वो पालो छोड़न ले पारन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये राजमा और भी ना इतनी है। और क्या क्या उगाते हैं राजमा के अलावा? कुछ ना साटिया झंगोरवा कोदवा सब चीज। रोपनी भी आ होएगी पूरी रोपनी। अच्छा अच्छा। बस होएगी। आपका मैथ कहाँ से है? गढ़ता से। अच्छा खूब लग जाते आपको? हाँ हाँ खुद नहीं लगना। तो जाते नहीं वहाँ? क्यों नहीं जाते? अच्छा हाँ जाते। कितने दिन में जाते हैं? साल भर में जी 6 महीने में जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी महीने दिन में भी। पहले पैदल गए या गाड़ी में गए कभी? पहले पैदल गई बच्चा भी ले गई। अच्छा और अब? 800 कंटरी भी ले। और अब नहीं जान, अब गाड़ी पर जान। इडवासियों की स्थापना का ऐतिहासिक प्रसंग पौड़ी से टिहरी कैसे पहुंचा, इस बारे में गांव के वयोवृद्ध नागरिक से बेहतर कौन बता सकता है। हमारी भेंट होती है 75 वर्षीय श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी से। गांव में घूमते घूमते हमें एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति मिल गए हैं और ऐसा बताया गया कि आप इस गांव के सबसे सीनियर नागरिक हैं। तो उनसे जानते हैं इस गांव का इतिहास और गांव में और क्या क्या बदलाव आए हैं। इस गांव का थोड़ा इतिहास बताइए आप। और आपकी उम्र क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 10/6/51 है और लगभग 75 साल करीब 75 मतलब है मेरी उम्र। हाँ। इस गांव का तो कुछ इतिहास बताइए आप। इस गांव का इतिहास है कि हम जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं ना पहले जी, वो लोग आए थे पौड़ी से जी। तो यहाँ का जो नाम था पहले था कुंतड़ जी, हमारी पट्टी का नाम जी। यहाँ कहते थे लोग कोड़ी कुंतड़ तेवा उंतड़। कोड़ी कुंतड़ पंतवाड़ वाला क्षेत्र हो गया। अच्छा। इसका नाम था कुंतड़। तो जब यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग आए थे रेबा सिंह इडवाल आए थे वहाँ से पौड़ी से। अच्छा। बाड़ा पिथौली हमारे गांव है पौड़ी में। अच्छा। तो वो लोग वहाँ से आए थे, यहाँ बसे हो। तो तब यहाँ का नाम बदल के जी इस पट्टी का नाम इडवाल सिंह रखा गया। कुंतड़ की जगह इडवाल सिंह रखा गया इस पट्टी पौड़ी में भी इडवाल सिंह है? वहाँ भी इडवाल सिंह। वहाँ बाड़ा पिथौली हमारे गाँव है वहाँ जी, पौड़ी में ना। ये पौड़ी से 8 किलोमीटर आगे है, मतलब बाड़ा और पिथौली जी। हाँ जी। तो इसका नाम इडवाल सिंह पट्टी तब पड़ा जब रेबा इडवाल वहाँ से आए यहाँ आए। तो यहाँ हमारे एक गांव बिष्टौसी भी है और कुछ दिन तो रेबा इडवाल वहाँ बिष्टौसी में रहे। उसके बाद फिर वो लोग जो है मतलब फिर एक उन 2 घरवाल थे उनकी, एक घरवाल उनकी यहाँ आ गए कोट में। ये कोटगढ़ भी है, ये गढ़वाल के इतिहास में भी इसका नाम कोटगढ़। हाँ। तो यहाँ बस गए फिर। तो यहाँ से बस करके हम सिरकोट भी चले गए। भाईबंद हमारे यहाँ से भाईबंद कुछ सिरकोट चले गए और कुछ बनार से इधर भी चले गए। तो यहाँ से बन गए इधर। हम सब एक ही हैं वैसे। हाँ बिष्टौसी के भी और यहाँ के भी सब एक ही बेटे मिडवाल बेटे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप ये जानकारी दीजिए जो आज की नई पीढ़ी है, किस तरह से आपने अपने काम, अपनी ज़िंदगी, अपनी आजीविका कैसे कैसे चलाए जब आप यंग थे? क्योंकि भारत देश आज़ाद हो रहा था तब आप पैदा हुए और उसके बाद आपने भारत देश की पहली सरकार भी देखी। तो किस तरह से आजीविका के साधन जोड़े, कैसे जोड़ते थे गाँव में तब? आजीविका के साधन तो ऐसे होते थे ना, पहले यहाँ से पैदल जाते थे मसूरी। लगभग 40-45 मतलब मील हुआ करता था यहाँ से पैदल। अच्छा। वो पीठ में लोग 2-2 मन मतलब 40-80 किलो ले जाते थे पीठ में। आलू पहुँचाते थे मसूरी, वहाँ से नमक तेल लाते थे पीठ में ही। और रात को मसूरी रहते थे। हमारा मेन मार्केट था मसूरी, लंडोर किताबगढ़, यहाँ से होके जाते थे। तो पैदल ही सारा हमारा कपड़ा लता नमक तेल जितना ज़्यादा पीठ में ही लाते थे लोग। अच्छा, ये उस समय क्या क्या खेती बाड़ी होती थी यहाँ पे, क्या क्या फसलें होती थी? खेती बाड़ी वो तो जैसे कोदा झंगोरा धान आदि उखड़ी फसल होती है ना, मतलब बारिश के सहारे रहते थे। बड़ी कमी रहती, खाने की बड़ी कमी होती अनाज की। अच्छा। उस समय हमारे यहाँ जैसे आज गाड़ी में अनाज आता है ना, तो अब ऐसा नहीं, उस समय खच्चरों के ऊपर लाते थे मसूर से। श्रीकोट गांव प्राथमिक विद्यालय भी है, पास ही राजकीय इंटर कॉलेज भी है। संयोगवश इसी दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत आई स्वास्थ्य विभाग की टीम से हमारी भेंट होती है। हम ग्राम श्रीकोट में और आज यहाँ पे पोलियो वैक्सीनेशन हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आसपास बच्चे हैं, तो आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
यहाँ पे आज पोलियो का वो हो रहा है, बच्चों को पोलियो पिला रहे हैं और फिर बच्चों को वैक्सीनेशन भी कराते हैं और बच्चों को टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं का, और गांव में और क्षेत्र में भी है। सारे ही बच्चों को, गर्भवती महिला का वज़न, बच्चों का वज़न, और डिलीवरी के लिए गर्भवती महिलाओं को PSC ले जाते हैं नैन बाग में। बात खान पान की हो तो इस समूचे क्षेत्र में हर तीज त्योहार पर विशिष्ट व्यंजन बनाने और परोसने की बेजोड़ परंपरा है। खास मौकों पर इस क्षेत्र में प्रचलित व्यंजन अस्के बनाने की परंपरा है। यह एक तरह से मीठी रोटी होती है। आइए देखते हैं इसे बनाने की विधि और परोसने का अंदाज। सिरकोट गांव में हम एक घर में पहुंचे जहां पर ऐसे पकवान बन रहे थे जो हर त्यौहार में बनते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में जानकारी ली जाए। तो हम सीधे उस बहन के पास जाते हैं, उनसे जानते कि आज आप क्या बना रहे हैं। रीना बहन, ये बताओ आज आपने क्या बनाया? अस्के बना रहे थे। अच्छा, किस चीज़ से बनते हैं ये? बनते चावल के और गेहूँ के और झंगोरी कौनी। तो आटा? हाँ, नहीं आटा नहीं, झंगोरा कोना। अच्छा, उसको मतलब आटा बना दो, उसको हाँ पीस के। हाँ ठीक है। तो ये जो पकवान है, जो जितने भी पकवान है, पहाड़ी पकवान, ये क्या क्या पकवान बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दो। यहाँ पे बनता है वो अस्के बनाते हैं, बाड़ी पापड़ी सब कुछ बनता है त्योहारों में। अच्छा, तो किस त्योहार में कौन सा बनता है? मरोज में तो ये बनते हैं, अस्के तो हर त्योहार में बनते हैं यहाँ पे। अच्छा, अस्के बनते हैं। तो अस्का मतलब ये कि त्योहार का पहला त्योहार अस्का त्योहार। अस्का वो पकौड़ी बनाते हैं यहाँ, पकौड़े। अच्छा, हाँ। तो आपको ये सब बनाना आता है? सब कुछ। अरे वाह। तो कैसे परोसने आप लोगों को जब लोग खाते हैं आपके हाथ का? दे देते हो यहाँ पे। हमारे यहाँ तो ऊपर घी में खाते हैं इनको, यहाँ पे दही में खाते हैं। हाँ जी, दही और अस्का। हाँ। तो रीना बहन, अब आपने तो ये सारे पकवानों के बारे में बताया, हमारे तो लार टपक रही है। तो अस्का तो आप हमें टेस्ट करवाए दीजिए। बिल्कुल खिलाएंगे आपको, अभी टेस्ट कराएंगे सब कुछ। जौनपुर क्षेत्र का पहनावा भी विशिष्ट है। यह जौनसार और रवाई से मिलता जुलता है, लेकिन शेष गढ़वाल से सर्वथा भिन्न है। मैंने ये अपना जौनपुर का पहनावा पहन रखा है, जिसे कि इसे हम ढांटू कहते हैं, और नीचे देखेंगे तो सदरी कुर्ता है, और इससे नीचे है घाघरा, और ये है हमारे यहाँ का तेमाना, और ये है नथुली। बहुत अच्छा फील होता है इसे पहन के, क्योंकि ये हमारी पहले से चली आ रही है, पारंपरिक है। ओ जे खाले गुगुती गुरौंदी ते खाले बैठा मेरो सोरा, सर मेरी राधा ले रुकमणी ते खाले बैठा मेरो सोरा। जौनपुर, जौनसार, रवाई से टकनौर तक समूचे क्षेत्र में अनाज भंडारण की एक विशिष्ट पद्धति है। स्थानीय बोली में इसे कोठार कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के अनाज, दालें आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। देवदार की लकड़ी से घर जैसी आकृति के कोठार का चलन आज भी बदस्तूर चल रहा है। इसमें ताला भी खास तरह का एक लीवर होता है। ये कोठार है हमारा, साठी जंगोरो कौणी चीना सब जौ गेहूँ बादों में नमा देवता आँख भीतर भंडारो सब चीज अखी भीतर रहो। मंदिर नहीं है, देवता अखी भीतर भंडारा पूजा लगा के भीतर। हाँ, मोर भी अखी भीतर देखा। श्रीकोट गांव की विशेषता यह है कि 120 परिवारों वाले इस गांव के किसी भी घर पर ताला नहीं लगा है। यानी शून्य पलायन वाले इस गांव के सभी लोग अपने पैतृक घरों को आबाद रखे हुए हैं।
इसी विशेषता और गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं युवा प्रधान दीपेंद्र सिंह बिष्ट। सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमको जो ये पैतृक जो गांव है कोट श्रीकोट, जिसमें हम तकरीबन 120 परिवार के आसपास लोग रहते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी 120 गांवों में से किसी भी घर पे ताला नहीं लगा हुआ है। उसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों का और ये जो हम खेतीबाड़ी करते हैं उसके लिए उन सब नौजवान साथियों का जिन्होंने आज भी गाँव को नहीं छोड़ा है, उसके लिए जो पलायन आप देखेंगे तो अभी हम सुबह से अगर गाँव में हैं तो आपने देखा होगा किसी भी घर पे अभी तक ताला नहीं लटका हुआ है। और ये इस गांव की, इस पट्टी की ये जो खूबसूरती है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो खेतीबाड़ी है। खेतीबाड़ी पर हम सब लोग निर्भर हैं और इस तरह की खेतीबाड़ी करते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करने के साथ साथ ये जो हमारी शिक्षा दीक्षा है उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध है, चाहे हमारा राजकीय इंटर कॉलेज श्रीकोट हो, प्राथमिक विद्यालय हो या और सारी जो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय से लेकर के जो पूरी सुविधाएं यहाँ पर है, उसके लिए जो हमारे पूर्वजों ने ये संघर्ष किया उस संघर्ष को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और खेतीबाड़ी पर हम लोग अक्सर निर्भर हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो गांव हैं ये पर्यटक के रूप में अगर आप देखेंगे यहीं से 4-4.5 किलोमीटर हम लोग नागटिब्बा जाते हैं। नागटिब्बा का जो मुख्य तलेटी पर हम लोग बसे हुए हैं, आपने जब देखा होगा हम गांव में घूम रहे थे तो बहुत सारे गांवों में के जो घरों में होम स्टे का जो कार्य कर रहे हैं आप देखेंगे तो बहुत सारे, अगर 2015-16 के बाद काफ़ी लोगों ने रिवर्स पलायन भी किया है गांव की तरफ। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ कर के आए हैं, उन्होंने अपना काम स्वीकारा है गांव में आकर के कि भाई अगर यहाँ इतनी आसानी से हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही है तो हम वहाँ क्यों नौकरी करें। अब वो जो नकदी फसल है, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो नकदी फसल की तरफ नहीं जाते थे, वो अपना खकोदा, झंगोरा, मंडुआ ये सब चीज़ों को उगा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है गांव में, उन्होंने नकदी फसल को लेकर के टमाटर हुआ, बीन्स हुआ, सब्जी में सेब की बागवानी को लेकर के, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा मार्जिन है जो ओवरऑल कमा लेते हैं। 2-3 लाख रुपए अपना खर्चा काट करके वो बचा रहे हैं और बहुत ईजी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आधी आबादी यानी महिलाओं से बातचीत ना हो तो किस्सा अधूरा ही रह जाता है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सिरकोट गांव में घूमते घूमते हमें बुजुर्ग माताओं के दर्शन भी हो गए और जो बुजुर्ग माता है मेरे साथ बैठी हुई है, अपने आप में इनकी विशेषता है अपने काम की, जिसको हम आज दाई नाम देते हैं, वो भी हमारे साथ है। लेकिन उनसे पहले जो उनके दोस्त हैं और 3 जो बुजुर्ग माता हैं उनसे बात करते हैं कि आज की परिस्थिति उनको कैसे लग रही है। तो आपका क्या नाम है? अहिला देवी। अच्छा, तो जो आपको समय लगल है ना, यो तो बढ़िया यार, तुम्हारा जमान तो बढ़िया। हमारा जमान तो मेरा अच्छो। कैसे? इन तो अच्छो क्या उड़ो घरो करो तो कमाता, बच्चा भी तो घर तो वाला है। और अब को तो एन की लिगाओ देहरादून सुविधा ना होई किछ? सुविधा जो भाई ना होई। का सुविधा है? सब चीज की अब सुविधा सब चीज की ना। अच्छा। और कमाण कम पड़ खामना की सुविधा सब अच्छे है। ठीक है। तो कुछ नहीं सुविधा। जी जी, तो आपने कहा कि आज सुविधा बहुत हो गई है और इनकी जो दोस्त दूसरे हैं उनसे भी जानते हैं कि उनको आज की परिस्थिति कैसे लग रही है और आज उनको वो बैठ भी रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है चंद्रकला। जी जी जी। तो आप अपने ज़माने के बारे में बताओ, कुछ कैसे था, कैसे काम करते खेतों में, कैसे था? काम तो कर रहा हूँ खेते में, घास काटने, डुकरा डालना, बोना, लड़ना। अब तो आराम में ही सब चीज है। बच्चा भी तो देने दूधी भाजी डोकरू खोंड काम करना, घास काटना है। सेवा पानी हो रही है आपकी? हाँ, खूब। अब सेवा पानी ठीक नहीं होना। गांव में हमें दाई मिल गई है। दाई यानी कि जो गांव में प्रसव करवाती है और सालों से करवाती आ रही है। आज तो परिस्थितियां बदल गई है, पर हम उनसे सीधा जानते कि टेक्नोलॉजी न होते हुए उन्होंने सुरक्षित और स्वस्थ प्रसव करवाया है। तो हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। आपका क्या नाम है? पाटना देवी। जी,
तो हमने सुना कि आप बच्चों को पैदा करवाते हैं, परसों का काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? बस ऐसे ही घरेलू हिसाब। जी जी। अब तक कितने बच्चे पैदा करवा दिए आपने? बच्चा तो 50-60 से ऊपर ही बोला, 100 तक भी बोला, क्या कि 2-3 गाँव में जान तो ना। और तब बच्चा इन्हें घरेलू हिसाब से पैदा करा था। आप भी हम तीन हुआ है, आप बेटियों का भी, बुआरियों का भी, सब का ना। और बाणुंद भी हुआ है, बाटुंद भी हुआ है, पारे वो गोरखिया तो गोरखियों को पारे वो बहुत तावल सेरी भी सारा, ये कुंडा भी सारा। और जब डॉक्टर ले जाइए तब भी बाटुंद नहीं हुआ है कि वापस ले सारा काम करा के। पर आमी को कि आमों के जानकार न देनी कोई ना कि तुम सिखाना को कोई का ना, बिल्कुल ना। बस आप रही आत्मज्ञान से कि हमारे कौन कनो ये नो हम है को भी करी जे ना आप घर पैदा ना। और हम दवाई को साधन ना तो हम कोई यो ना तो सहयोग बिल्कुल ना। तो योग ज्ञान जो छा योग कणु ज्ञान के बिना एक्सरा करेंगे कणु पता चल कि यो बच्चा उल्टो तो ते सुल्टो कण करो मत बस वो हमारा हाथ तो ही कुयो क्या हम हाथ है के हम जान जाए कि बच्चा सुल्टू की उल्टू ये बच्चा कब होण यो। हाँ ये बच्चा कछे दूर कछे न जो उंगलियों के नाप से। अच्छा हाँ। और यो भी हमें पता चले कि 8 महीने टाइम बच्चा उल्टू रहा। अच्छा। 8 महीने बाद बच्चा सुल्टू भी आई सका और जो सुल्टू नहीं होता हम अपने आप सुल्टू भी देख सकते। अच्छा, तो कुछ बच्चे ऐसे भी देखे आपने कि जो उल्टे पैदा हुए, उनकी परिस्थिति क्या रहती है? उल्टा तो न करी पैदा कोई। जो हुई है सुल्टा ही हुई। और एक बच्चा हुई यानी कि जो हिंदू वक्त मरी हुई। हाँ। पर तब मेरे बहुत हार्ड फील हुई वो तो कि बाबा ये घटना कभी ना हुई है पर ना बचाए। ये मौगी खावा पुन मैं हवाई मसुन बैंडा च मैं हवाई ये पंतवाड़ी मैं हवाई बाट पुन ना ये पुन बीटू न भाव को की सड़कों पुन ये पार म्याणी बिला। हाँ बस बाटों में देखे उनकी हालत खराब पर बस बिठाई पर गाटा। श्रीकोट तथा आसपास के गांवों में किसान अपनी कर्मठता से नकदी फसलें उगाकर आत्मनिर्भरता और समृद्धि की इबारत लिख रहे हैं और भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं। यहाँ पर रोज़गार की अपार संभावना है। अगर कोई करना चाहे तो कमी नहीं है। हमारे पास एक नागटिबा है जिसके लिए लोग दूर दूर और विदेशों से आते हैं और वहाँ पर एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो हमारा भी जो काम यहाँ पर इसीलिए चलता है। दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से लोग आते हैं नागटिबा के लिए। तो मेरे बच्चे भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ा और हमारे बच्चे अभी तक कोई बाहर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रोज़गार की अपार संभावना है अगर कोई करना चाहें, क्योंकि मैंने इसी में मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ ऊपर एक देवी थात है, वहाँ मंदिर की व्यवस्था करें। अगर मंदिर बन जाए तो शायद वहाँ पर भी पर्यटक जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन है। तो अगर वहाँ पे लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि हमें रोज़गार ज़रूर मिल सकते हैं। पारंपरिक लोक गायन के यहाँ विविध पहलू हैं। विवाहिता बेटी के ससुराल में कष्टों का वर्णन एक पहलू है तो संयोग श्रृंगार दूसरा पहलू। सच में सिरकोट गांव अपने आप में विशेष है। गांव में घूमते घूमते हमें एक ऐसी लोक गायिका मिल गई, अनीता रावत। तो चलिए उनसे सुनते हैं जौनपुर के लोकगीत। बड़ी बेटी पियारी ती इज बाबा की हाँ सुईने भी दे खुना ले मेरे माइती को गाँव। लड़ी बेटी पियारी ती इज बाबा की हाँ सुईने भी दे खुना ले मेरे माइती को गाँव। एक दूसरा गाना लगाना चाह रही हूँ मैं अपनी इच्छा से, जिसका मतलब है कि जब माँ बाप थे तब मायका था, अब माँ बाप नहीं है तो भाई भौजों के साथ मायका नहीं रहा। जलती मेरी माओड़े तला मायता तो मेरो भाई त बोला बोटाणे क्या ले दियाणे तेरो बोला ना मेरे भाभी ये कोड़ुए बोला
बाड़ी तो मेरी जवानी पड़ो जवानिया जोर बायू की सुनो बांसुड़ी माई ते तो आड़ो बोझा को सुनो बोलिनो जरा विष तो खाणो हो नो ना मेरे दियाणे सुख साओ रे खाणो दिन ते जाणो घासीले राती कुटेणो धान जलाती मेरी मावड़े तला माइत तो मेरो भाई तो बोला बोटने क्या ले दियाणे तेरो बासे तो एलासा बिंदुला जख बासे तो एलासा जम छो छम छक्का छम तारा बूंदा लड़बड़ सुबह के बिंदुला जख बासे तो एलासा जम बासे तो एलासा बिंदुला जख बासे तो एलासा जम छो छम छक्का छम तारा बूंदा लड़बड़ सुबह की बिंदुला जख बासे तो एलासा जम गुरी जाल डंडियों बिंदुला तक सीब को कैलाश जम छो छम छक्का छम तारा बूंदा लड़बड़ सुबह के बिंदुला तक सीब को कैलाश जम बासे तो एलास बिंदुला जख बासे तो एलास जम छो छम छक्का छम तारा बूंदा लड़बड़ सुबह के बिंदुला जख बासे तो एलास जम जी हाँ, आज आप और हम रूबरू हुए सिरकोट गांव से। टिहरी जनपद के अंतर्गत थत्यूड़ ब्लॉक के जौनपुर क्षेत्र के सिरकोट गांव की कहानी अपने आप में खास थी। प्रगतिशील किसान और पर्यटन की अपार संभावनाएं संभाले हुए सिरकोट गांव के लोग स्वावलंबी हैं, स्वरोजगार है। अगले अंक में हम ऐसे किसी और गांव से आपको रूबरू करवाएंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार।